धर्मेंद्र जी, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पहले सवाल से अगर आप शुरुआत करें तो प्रधानमंत्री ने 100 दिन का एजेंडा तय किया है। आपका मंत्रालय खासा महत्वपूर्ण है, क्या एजेंडा होगा आपका? देखिए, जनता ने तो मैंडेट दिया है 5 साल के लिए। 5 साल के अंदर इस सरकार ने अपने कार्यकाल में जो सारे विषय योजना है उसको आगे ले जाएगी। और देश के शायद पहले एक ऐसे नेता होंगे जो शुरुआत में ही कहा था कि मैं 2019 की चुनाव के पहले जनता को मेरे रिपोर्ट कार्ड के साथ आऊँगा। इसलिए इसे 100 दिन एक कहने के लिए है, लेकिन ये सरकार अपनी जवाबदेही, अपनी प्राथमिकता, अपनी योजना पूरा 5 साल को ध्यान में रख के बना रही है। धर्मेंद्र जी, जो सबसे प्रमुख मुद्दा है पेट्रोलियम मंत्रालय का कि कच्चे तेल का आयात लगातार बढ़ रहा है, इससे सरकार के ऊपर खासा बोझ पड़ रहा है। इसके लिए कोई नीति बनाई जाएगी? देखिए, देश की आज भी जो ईंधन है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस देश में जो चाहिए, उसकी 70 से 80% बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी अर्थनैतिक चुनौती है, जिसके कारण फॉरेक्स रिजर्व की भी थोड़ा कटौती होती है। देश में जिस प्रकार की अर्थनीति पिछले दिनों में चली, एकदम पटरी से बाहर था। भारतीय मुद्रा की दम टूट रही थी। डॉलर की उस तुलना में डॉलर की ताकत बढ़ रही थी। लेकिन मैं मानता हूं, देश ने जिस प्रकार की मैंडेट दिया है, देश ने जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा जताया है, आते ही भारतीय मुद्रा की ताकत बढ़ी है। आने वाले दिनों में हमारे पास 2-3 विकल्प है। जो हमारी देश के अंदर जो ईंधन है, ईंधन स्रोत है, वो तेल की हो या गैस की हो, उसमें से कुशल प्रबंधन लगा के, एफिशिएंट मैनेजमेंट लगा के, तकनीकी लगा के, टेक्नोलॉजिकल सिनर्जी करके उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और ये बाहर की, फिलहाल तो हमको बाहर की देशों से निर्भरशीलता जारी रखना पड़ेगा। और इस मुक्त बाजार व्यवस्था में बाहर की देशों में भी अपनी स्टेक बढ़ाना, विदेशी प्रॉपर्टी खरीदना, तेल की सेक्टर में, गैस की सेक्टर में लॉन्ग टर्म टाई अप करना, ये सब तात्कालिक और दीर्घकालिक रणनीति अपनाना पड़ेगा। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कहा जाता है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तभी कुछ आगे बढ़ पाएगा। इस दिशा में कोई लक्ष्य है? देखिए, देश की विकास की पहला शर्त एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सेल्फ रिलायंस, वो कोयला सेक्टर से हो या गैस सेक्टर से हो या तेल की सेक्टर से हो या गैर पारंपरिक ऊर्जा सेक्टर से हो, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर से हो, कुल मिला के आने वाले दिनों में एक सामग्रिक ब्लूप्रिंट बनने वाला है। एनर्जी ग्रिड कैसे बढ़ेगी, एनर्जी रिसोर्स कैसे बढ़ेगी, कम खर्चे पे होगी, विदेशी मुद्रा के ऊपर कम बोझ आए, ये सारा विषय पे एक सामूहिक योजना बन सकती है। अब आम आदमी से संबंधित अगर सवाल पूछा जाए तो डीजल के दाम हर बार लगातार बढ़ रहे हैं। क्या इस दिशा में सरकार की तरफ से कोई ऐसे कड़े कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर सब चीज़ों पे पड़ता है, और जिस तरह से महंगाई एक प्रमुख मुद्दा रहा है इस इलेक्शन में, उस दिशा में क्या हो सकता है? ठीक है, मैंने शुरू में कहा कि हमको मैंडेट क्यों मिली, उसकी समझ, कम से कम उसकी जवाबदेही, समझ तो है ही, उसकी जवाबदेही भी इस नेतृत्व के ऊपर है। प्रधानमंत्री जी उस चुनौती को भली भांति समझते हैं और हम उनके सहयोगी के नाते हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं नम्रता के साथ उसको। और ये एक वेलफेयर स्टेट है, ये एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य में प्रजा सबसे पहला होता है, गरीब तबके की प्रजा की प्राथमिकता सबसे पहली होती है। इसको ध्यान में रखते हुए उसके साथ साथ देश की अर्थनीति की हालत ज़्यादा ना बिगड़े, ये एक राजनीतिक अर्थनीतिक कुशल प्रबंधन की योजना बनानी पड़ेगी। सारे योजना गरीब आदमी की हित को ध्यान में रख के बनाना पड़ेगी। तो वो क्या योजना हो सकती है? क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जैसे पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया गया है, क्या डीजल को भी इस तरह का कोई योजना तो नहीं है कि उसको भी डीरेगुलेट करने की कोई योजना हो? देखिए, गरीब आदमी के ऊपर कम बोझ आए, सिर्फ पेट्रोल डीजल की बढ़ना घटना कंट्रोल डिकंट्रोल तक सीमित नहीं रहा है। यह एक सामग्रिक विषय है। जब तक भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती है, उसके कई प्रकार के कैस्केडिंग इम्पैक्ट, संबंधित प्रभाव कई विषयों में आ सकती है। इसलिए एक विषय पे पेट्रोल सस्ता हो गया, डीजल महंगा हो गया, इसी में से समाधान की रास्ता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमको कितने में खरीदना पड़ रहा है, उसको खरीदने के लिए भारतीय मुद्रा की ताकत कैसी है, भारतीय मुद्रा की ताकत बढ़ेगी कैसे, जब इस देश में निवेश आएगी,
जब इस देश में भरोसा लोगों की ओर बढ़ेगी, निजी निवेश, आज भारत में सबसे पिछले 7-8 सालों में क्या चुनौती रही, भारत की जो पूंजी इस देश में लगनी चाहिए थी, अनिर्णयता के कारण, इंडिसिसिवनेस के कारण वो बाहर चली गई। देशी अर्थनीति मजबूत हो, विदेशी अर्थनीति की पैसा देश में आए, हम जहां चाहते हैं वो जहां चाहते ऐसा नहीं, हमारी देश की हित को ध्यान में रख के व्यवसाय बढ़े, इस प्रकार के एक सामग्रिक विषय आज हम लोगों के सामने है। पेट्रोल की कीमतें जो हैं बाजार के हवाले है, डीरेगुलेट कर रखा है, क्या इसको भी खत्म करने पर कोई विचार होगा? ये तो कोई प्रगतिशील कदम नहीं होगा ना। आप चीजों को आज मजबूत अर्थनीति के लिए सुधार की आवश्यकता है, सुधार के लिए जो कदम है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। बात करते हैं अगर गैस सिलेंडरों की, उस पर सब्सिडी दी पिछली सरकार ने, उससे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है खजाने के ऊपर। उसको पहले 9 किया गया कि सब्सिडी के गैस सिलेंडर 9 मिलेंगे, फिर उसको जब चुनाव आने लगे तो 12 किया गया। इस विषय में क्या हो सकता है? देखिए, 16 करोड़ लोगों को, 16 करोड़ फैमिली को एलपीजी सिलेंडर जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई प्रकार की अर्थनैतिक वर्गों को ये एक प्रकार की रेट पे ये सिलेंडर जा रही है। इसको कैसे, और उसकी पारदर्शी वितरण प्रणाली कैसे खड़ा करें, हैसल्स फ्री वितरण प्रणाली कैसे खड़ा करें, टेक्नोलॉजी सिनर्जी और कैसे बढ़ाए, आधुनिक तंत्र कैसे और बढ़ाए, ये सारे चुनौती है। उसके साथ साथ जरूरतमंद लोगों को ऊपर भार ना बढ़े, और जो जरूरत, जिनकी क्षमता है, आजकल सिटी गैस कंसेप्ट कई इलाका में लागू होना शुरू हुआ है। सिलेंडर के ऊपर बोझ कम करना है तो वैकल्पिक गैस व्यवस्था भी लोगों के सामने ले जाना पड़ेगा। जो क्षमतावान है, जो खरीद सकते हैं, उनको सुविधा देके उनसे एलपीजी सिलेंडर से उनको डीलिंग करना पड़ेगा। ये सारा विषय पे अनुध्यान ये नई सरकार शुरू किया है। हम उस विषय पे आगे एक पारदर्शी और जवाबदेही वितरण प्रणाली के बारे में सोचेंगे। गैस प्राइसिंग का मामला भी खासा विवादों में रहा, तमाम पार्टियां तमाम तरह के आरोप लगाते रहीं, उसके बारे में क्या किया जाएगा? देखिए, कई इस विषय पे कोई छुपी हुई चीज नहीं है। इस देश में डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। पिछले सरकार ने इस गैस प्राइसिंग को लेके कई प्रकार की अपनी कई विभागों ने अंतर विरोधी मत दिया है। कई प्रकार की चुनौती उसके सामने है, कई प्रकार की एंगल्स उसमें डेवलप हो चुका है। अर्थ मंत्रालय उसमें संश्लिष्ट है, विधि मंत्रालय संश्लिष्ट है, हमारी विभाग तो है ही एक नोडल मिनिस्ट्री के नाते। इस सारा विषय में हम अनुध्यान कर रहे हैं और हम सही समय पे हमारी राजनीतिक नेतृत्व के साथ बातचीत करके, हमारी मंत्रिपरिषद की बाकी प्रमुख सहयोगियों से बातचीत करके उसमें एक कुछ दिशा निर्देश देने की स्थिति में आएंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना बिल्कुल उचित मानूंगा कि सारे करते हुए देश की आम जन की हित सर्वोपरि रहेगा। आपने जैसा खुद कहा कि पिछली सरकार ने फैसले नहीं लिए, एनर्जी सेक्टर में कोई निवेश नहीं आया, तो आप कह रहे हैं कि आप निवेश लाने की कोशिश करेंगे, तो किस तरह से वो कोशिशें होंगी, क्या होगा, क्या ब्लूप्रिंट? देखिए, निर्णय के लिए पारदर्शिता चाहिए, निर्णय के लिए निर्णय चाहिए, निर्णय करने के लिए भी निर्णय होना चाहिए। उसी के लिए कोई वेस्टेड इंटरेस्ट की मन रख के कोई नहीं कर सकता है। इसके लिए पारदर्शिता चाहिए। मैं मानता हूं मोदी जी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मोदी जी ने जैसे काम शुरू किया है, देश की जनता ने इस प्रधानमंत्री जी पे भरोसा जताया है। इस भरोसा को हमको आगे ले जाना पड़ेगा। पिछली सरकार का भी ये मानना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी गैस कनेक्शन बढ़ने चाहिए, तो क्या इस सरकार का भी कुछ इस तरह का है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग उसी तरह के ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियां जलाते हैं या गोबर के उपले होते हैं, उससे खाना बनता है? ग्रामीण क्षेत्रों में भी गैस कनेक्शंस क्या बढ़ाने की कोई योजना है? जी, तो हम तो अपेक्षा रखेंगे आने वाले दिनों में 100% कनेक्टिविटी की ओर जाए। ये तो एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य हम लोगों के सामने है। जितने ज्यादा जरूरतमंद लोगों के तक, और जितने ये एक क्लीन एनर्जी है, जितने ज्यादातर लोगों तक हम पहुंचे, उसकी कई प्रकार की अन्य सुविधा भी उसके साथ, स्वास्थ्य के प्रभाव के ऊपर उसकी विषय है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट उसके ऊपर रिलेटेड है, पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। ये सारा विषय पे जितने ज्यादा लोगों को मिले, और भारत गांव में रहता है। पेट्रोल पंपों को अलॉट करने की क्या नीति में कुछ बदलाव की योजना है? कुछ था कि अब बिडिंग होगी, सीधे तौर पे नहीं दिया जाएगा, कुछ इस तरह की बातचीत है? देखिए, धीरे धीरे ये बाजार
जिनके पास बाजार जहां है, जहां ये मार्केट ड्रिवेन ये व्यवसाय है, मार्केट ड्रिवेन जो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, अभी तो हम उसको सारे विषय को देखना शुरू किए हैं। आने वाले दिनों में कैसे जैसे उंगली ना उठ पाए ऐसे एक पारदर्शी सिस्टम हम चलाएंगे। रसोई गैस की जो सब्सिडी थी वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जा रही थी, उस बारे में क्या योजना होगी? क्या उसको कुछ चेंज किया जाएगा या कुछ नए सिरे से कुछ नई स्कीमें लाएगी आपकी? देखिए, एक स्कीम पिछले सरकार ने एक जल्दीबाजी से चालू किया था, आधार कार्ड को आधार मानते हुए। आधार कार्ड के आधार पे प्रश्न चिन्ह लग गया सुप्रीम कोर्ट से लेके प्रशासनिक स्तर तक। अभी वो फिलहाल वो स्कीम बंद है। पिछले सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, प्रोफेसर धांधे के नेतृत्व में कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसको अनुध्यान करेंगे। लेकिन ये बात सही है, हम लोगों को एक कस्टमर फ्रेंडली मिनिस्ट्री बनाना पड़ेगा, कस्टमर फ्रेंडली मार्केटिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, उपभोक्ता सर्वोपरि। तेल कंपनियों को जो सब्सिडी देते हैं उसके बंटवारे को लेकर भी मामला जो है अभी तक लंबित पड़ा हुआ है, उस दिशा में क्या होगा? देखिए, आप सारा विषय को एक तरफ से कहोगे भाई तेल कंपनियों पे बर्डन कम आए, भार कम आए और सस्ती दर पे ईंधन मिले, यही चुनौती इस विभाग की। अर्थनीति भी ठीक रहे और कंज्यूमर पे भार कम आए, यही शासन के सामने, व्यवस्था के सामने यही है चुनौती। इसके ऊपर एक ही सिंपल फार्मूला है, व्यवसाय ही चलनी चाहिए, लेकिन व्यवसाय ऐसा चले जिसमें आम जन, भारत की सामान्य लोग बोझिला ना हो। अंतिम सवाल मैं पूछूंगा धर्मेंद्र जी, ईरान से जो गैस पाइपलाइन वाला मामला है कई सालों से लटका हुआ है, उसमें किस तरह से तेजी लाई जा सकती है? आप जाहिर सी बात है उसमें आपके मंत्रालय के अलावा विदेश मंत्रालय की भी भूमिका है और दूसरे देश से होते हुए पाइपलाइन आनी है, क्या उस दिशा में तेजी लाई जाएगी? इस सारा विषय को हम अभी अध्ययन शुरू किए हैं, अभी सरकार को हफ्ता भर भी हुआ है, अभी आप उसको कुछ समय दीजिए। सारा विषय की नए सिरे से एक बार अनुध्यान शुरू हुआ है, उस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद टीडी न्यूज़ से बात करने के लिए।